Hello, my dear children. Welcome to online Silver Oak classes. Okay, yesterday we explained about the types of advertising, and today we will go through the social and commercial and other type of advertisement. And with this we will do case study Right to Information Act, which was passed in 2000 in Rajasthan and other state in 2005. So what is the Right to Information Act? What was that? We will go through on those two topics. So without any wasting time, let's get started. Okay children, in the previous class we read three type of advertisement, that is the social and commercial and other type of advertisement. Today we will read all these advertisement in a detail. So what is the commercial advertisement? Commercial advertisement means that advertisement, their aim is to gain the profit only. Their aim is to gain the profit, the activity of attracting public attention to a product or a business. Okay, it is linked with the buyers and the consumers. एक होता है प्रोडक्ट बेचने वाला प्रोड्यूसर और एक होता है उसको कंज्यूम करने वाला. दैट इज द कनेक्शन बिटवीन द बायर्स एंड द consumers. The buyers and the consumers good like food items, milk product, grocery item, electronic items and like such a refrigerator, radio, television, washing machine, heaters, micro oven, air condition, etc. So these we can say जो भी आप देखते हो न्यूज़ चैनल पे भी आप देखते हो, जितनी भी आती है ये एडवर्टीजमेंट, दैट इज़ द कमर्शियल, जिनका एम होता है क्या करना, ओनली प्रॉफिट. These advertisements are intended to promote the sale of advertised and product by appealing directly to the emotion of buyers or consumers. जिनके डायरेक्टली हमारे इमोशंस को इवोक करना होता है कि आप एक के साथ एक फ्री लो, या ये बेनिफिट है, या ये खरीदो तो ये होगा, मैगी लो, 2 मिनट में फूड बनाओ, तो हम अट्रैक्ट होकर उस चीज़ को लेते हैं. ओके, दैट इज़ ए कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. और ये कमर्शियल एडवर्टीजमेंट हम हर प्लेटफॉर्म पे देखते हैं. हम न्यूज़ चैनल के बीच में मिल जाएगी आपको, मोबाइल पे आती है आपको, हॉकर्स जो आते हैं, वेंडर्स आते हैं, उसके बीच मिल जाएगी, है ना, जो भी है, हर रेडियो में मिल जाएगी, न्यूज़ में बहुत सारी आती है, क्लोथिंग की, हर कहीं आपको मिलेगी ये कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. सेकेंड टाइप ऑफ सोशल एडवर्टीजमेंट. सोशल जो कि नाम से ही शो हो रहा है कि ये सोसाइटी के लिए होती है, इसमें कुछ ना कुछ मैसेज या अवेयरनेस होती है. सोशल एडवर्टाइजमेंट इज दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच सीक टू प्रमोट इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज सच एज फैमिली प्लानिंग, कैंसर अवेयरनेस, okay, respect for the female child, communal harmony, national integration, help for the disaster victims also. कई बार जो डिसास्टर्स होती है, जैसे रिसेंटली उड़ीसा में बाढ़ आई थी, तो हमेशा एक बहुत सारी गवर्नमेंट ने भी और बहुत सारी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन ने भी क्या अपील की थी, टू डोनेट द पीपल हु सफरिंग फ्रॉम दिस डिसास्टर्स. उस डिसास्टर्स में जो डैमेज हुए उनकी रिकवरी के लिए मुहिम चलाई थी. सोशल एडवर्टाइजमेंट हैव प्रूव्ड ए वेरी इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल. सोशल एडवर्टाइजिंग इज डन एज ए पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द एडवर्टाइजिंग एजेंसी. या तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती हैं इसकी, एनजीओ टाइप, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, या सोशल सर्विस इंस्टीट्यूट होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट, और कई बार गवर्नमेंट भी इसे चलाती है. जैसे कोविड-19 की इंफॉर्मेशन हमारे टाइम पे हमारे फ़ोन में और इस पे डिस्प्ले पे चलाई जाती है. सो दैट टाइप ऑफ ये सोशल एडवर्टीजमेंट. एक थर्ड टाइप की होती है अदर टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट, जिसका कि न तो कुछ बायर और न तो वो कमर्शलाइज होती है, न उनको कुछ प्रॉफिट लेना होता है ना, नॉन कमर्शियल होती है. इस टाइप की कैसी होती है, नॉन कमर्शियल. और इट कैन बी ए चैरिटेबल, वो चैरिटेबल हो सकती है. इट कैन बी इंफॉर्मेटिव, वो इंफॉर्मेटिव हो सकती है कि भाई इन्फॉर्म करना हो जस्ट कि हमारे टाउन में ये एक्टिविटी होने वाली है. इट कैन गिव अवेयरनेस ऑल्सो, और ये कुछ अवेयरनेस भी ला सकती है हमारे यहाँ की, जैसे डू एक्सरसाइज फॉर डेली फॉर द फिटनेस, है ना. इस तरीके से ये होर्डिंग्स भी लगे रहते हैं, जिस जो अदर टाइप ऑफ या नॉन कमर्शियल एडवर्टीजमेंट हम उसको कह सकते हैं. नेक्स्ट है बेसिक रूल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट. ओके, एडवर्टीजमेंट तो हम करते हैं, लेकिन उसके बेसिक रूल्स क्या होने चाहिए, है ना, क्या है उसके नियमों और कायदों में के बीच में. तो एडवर्टाइजिंग शुड बी डिजाइंड एज टू कन्फर्म ए लॉ ऑफ द कंट्री. किसी भी कंट्री के बीच में जो होता है
बेसिक रूल होते हैं, जनरल रूल होते हैं, उसके लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए. इट शुड नॉट बी लॉ गो अगेंस्ट मॉरलिटी, डिसेंसी, रिलीजियस सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द पीपल. और ये कभी भी किसी मॉरल के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, रिलीजियस एस्पेक्ट को हार्म नहीं करना चाहिए, और अति संवेदनशील भी नहीं होना चाहिए. सस्पेक्टेबिलिटीज मतलब संवेदनशील. रिलीजियस इशू कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि लोग प्रवोक्ड होएं या फिर उससे कुछ गलत मैसेज निकले. ऐसी एडवर्टीजमेंट हमें नहीं देनी चाहिए, या कोई भी एजेंसी को अच्छी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम होने चाहिए. थर्ड, इट शुड बी नॉट कंटेन डिग्रेडी रेफरेंस ऑफ अनदर प्रोडक्ट और सर्विस. और थर्ड में कोई दूसरा प्रोडक्ट है, कंपैरिजन आता है ना, कई बार रिन का कंपैरिजन होगा तो ऑर्डिनरी डिटर्जेंट लिखा होता है, ऑर्डिनरी साधारण तेल, साधारण साबुन, साधारण प्रोडक्ट ऐसा लिखा होता है. तो वो किसी भी दूसरे प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, डायरेक्टली उसको डिसग्रेड नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते कि भाई रिन अच्छा है तो दूसरा डिटर्जेंट बेकार है, ऐसा नहीं कह सकते. डायरेक्टली कोई दूसरे प्रोडक्ट को हम डीग्रेड नहीं कर सकते या उसका डी प्रमोशन नहीं कर सकते. इन केस ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट द इंफॉर्मेशन कंज्यूमर ऑफ मैटर, हमेशा कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में हमेशा जो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ये हमेशा होना चाहिए कि प्रोडक्ट कब तक एक्सपायर हो रहा है, उसकी डेट, उसका वेट और उसकी क्वालिटी क्या है, किस टाइप का बना हुआ है वो, और उसके प्राइस क्या है. ओके और प्रोडक्ट शुड बी करेक्ट, और जो प्रोडक्ट है वो असल में जो दिया है पैकिंग में वही है या कोई और है. तो प्रोडक्ट भी उसका ये क्वालिटी, प्राइस, प्रोडक्ट शुड बी करेक्ट. जो भी इंफॉर्मेशन दी है वेट से लेके क्वालिटी तक और प्राइस तक वो सारी करेक्ट है या नहीं, ये सब बेसिक चीज़ हैं एडवर्टीजमेंट की. नेक्स्ट आता है केस स्टडी है आपके चैप्टर में, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था 2000 में, राजस्थान में सबसे पहले आया था 2000 में. ये क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक लॉ है, एक राइट है कॉमन पीपल के लिए, जिसमें कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, उस ऑर्गेनाइजेशन से सर्टेन हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. ट्रांसपेरेंसी, अगर हमें लगता है कि हमारे साथ एज ए एम्प्लॉई या एज ए मेंबर उसमें जस्टिस नहीं हो रहा है तो. फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ इंस्टीट्यूट है, उसने वो सैलरी हमें कम दे रहा है और दिखा ज़्यादा रहा है, तो हमारे पास ये एक लॉ, एक कोर्ट के थ्रू, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि एक्चुअल हमारी सैलरी क्या है और एक्चुअली दी क्या जा रही है. इस तरीके से कोई भी इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एम्प्लॉय, रिलेटेड टू द सैलरी, रिलेटेड टू द फाइनेंशियली और अदर डाटाज हम निकलवा सकते हैं. लेकिन कुछ डाटाज रहते हैं जो कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, जैसे आर्मी से रिलेटेड हो गया, नेशनलिज्म से रिलेटेड हो गया, या कोई और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसकी पब्लिक नहीं होने चाहिए डाटा, तो वो डाटा नहीं दिखा सकते. बाकी जैसे कोई हॉस्पिटल रन कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में कितने बेड है, कितने डॉक्टर्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है, और हर साल कितने पेशेंट आते हैं, उनका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, ये इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन देना एक हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर वो इसमें छुपा रहा है या कुछ नहीं दिखा रहा है तो वो लॉ के अगेंस्ट है. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऐसा है, मीन्स दैट पीपल हैव राइट टू नो एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स देयर लाइफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली. अगर किसी पर्सन को सफ़र हो रहा है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या किसी हॉस्पिटल, मान लो हॉस्पिटल में मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने एडमिट हुई, मेरा कोई छोटा सा ऑपरेशन होना था, उन्होंने मेजर ऑपरेशन का लिख के बिल भी बड़ा बना दिया और मुझे 5-6 लाख का नुकसान हुआ और मैंने पे किया. बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो तो फर्जी था, वो सिर्फ 1 लाख का ही ऑपरेशन था, मैंने 6 लाख क्यों पे किए. तो मैं एक कोर्ट के थ्रू ऑर्डर लेके मैं सारी इन्फॉर्मेशन वो निकलवा सकती हूँ कि उसका रेट क्या था हॉस्पिटल का, उसका कब ऑपरेशन हुआ, उसके चार्ज क्या थे, मुझसे क्या लिए, ये बिल है, ये है. तो फिर वो डाटाज ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, सामने आएंगे कोर्ट के सामने. और अगर वो फेक हुआ कोई भी हॉस्पिटल या उसमें इनजस्टिस हुई तो हम वो उसको कंपनसेट देना पड़ेगा कॉमन पीपल को. So, if a person is involved in a court case, he should be provided all the documents concerning in his case so that he can know why he was involved in false case and why he is being punished for no fault for his. अब दूसरा एग्जांपल इसमें आपकी बुक में ये दिया है कि कोई केस में, नॉर्मल पर्सन कोई केस में फंसता है तो वो सारी डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा सकता है कि इस जगह में, इस जगह में था ही नहीं, ये मेरी टिकट है, इस केस में मैं इन्वॉल्व हुई नहीं, मुझे झूठा फंसाया गया है. तो वो पनिश होने से बच जाएगा, उसको जस्टिस होएगा, वो फॉल्टियर नहीं होगा, वो कल्प्रिट प्रूफ नहीं होगा अगर आपके पास सारे रिकॉर्ड आपने पेश किए तो.
तो ये एक एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या आरटीआई एक्ट, जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट, अपने डाटाज को रिवील करने का, उसको डिमांड करने पे वो दिखा सकता है। और इस तरीके से क्या होता है कि गवर्नमेंट के फंक्शन में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी रहती है, करप्शन के चांसेस कम रहते हैं, और किसी के साथ, कॉमन पीपल के साथ इनजस्टिस नहीं होता। इसलिए ये एक्ट आया है। सारे स्टेट्स में ही है, लेकिन कैसे लागू हुआ? Certain aware citizen among them would ask for information but expenditure receipt even all the audit reports. कुछ अवेयर सिटीजन ही रिपोर्ट्स मांगते हैं, बिल मांगते हैं, और इसकी ऑडिट और इसकी रिसिप्ट मांगते हैं, अदरवाइज नहीं मांगते। कई बार हम भी ऐसे करते हैं कि कोई कच्चा बिल दे देता है, लेकिन उसने कच्चे बिल में तो जो किया हुआ है वो तो ऑडिट रिपोर्ट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कच्चा बिल है, पक्का बिल हमने लिया ही नहीं। तो वो जो पक्का बिल देते हैं, इसका मतलब उसकी ऑडिट होती है। कच्चे बिल की ऑडिट नहीं होती तो मतलब वो नंबर 2 में पैसा जा रहा है उसका, वो हमारे साथ घपला कुछ कर रहा है ना। टू गेट सच ए राइट द पीपल हैड एंगेज देमसेल्व्स इन ए लॉन्ग स्ट्रगल। तो ये राइट जो था 2000 से पहले नहीं था, ये 2000 में आया। तो इससे पहले लॉन्ग स्ट्रगल करना पड़ा कॉमन पीपल को। दे हैड टू स्टेज धरना, होल्ड डेमोन्स्ट्रेशन, इवन घेराव। तो उनको करने के लिए धरना होता है, ऑर्गेनाइजेशन के सामने बैठ जाना भूखे प्यासा 24 घंटे, है ना। और डेमोन्स्ट्रेशन मतलब उसके ऑर्गेनाइजेशन के सामने। तो गवर्नमेंट ये क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ निकाला है, ये हमारे उस सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आया है, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन घेराव किसके सामने किए? गवर्नमेंट के सामने। स्लोली देयर एफर्ट्स बोर फ्रूट, स्टेट लाइक राजस्थान। तो फिर सबसे पहले इन स्टेट्स में लागू हुआ। 2000 की बात हम कर रहे हैं। राजस्थान में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, यूपी में, तमिलनाडु में एक्सेट्रा, इन स्टेट्स में लागू हुआ। ग्रेजुअली सब में लागू हो गया था, 2005 तक सब में लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जम्मू कश्मीर में लास्ट ईयर यानी कि 2020 में जब आर्टिकल 370 हटी, तब जम्मू कश्मीर में भी आरटीआई लागू हो गया। अब जम्मू कश्मीर में भी हर ऑर्गेनाइजेशन को, आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट को, डाटाज अपने रिकॉर्ड मांगने पे दिखाने के लिए वो एलिजिबल है। राजस्थान में कैसे स्ट्रगल हुआ बेटा, ये आप ये दी हुई है स्टडी कि कैसे स्टार्ट हुआ, ये स्ट्रगल किसने किया, इनिशिएटिव किसने लिया, कोई तो लेगा ना। तो राजस्थान गवर्नमेंट विच लुक इनिशिएटिव इन पासिंग द राजस्थान आरटीआई इन 2000। तो सबसे पहले राजस्थान में 2000 में ये लॉ पास किया था। The right to information demand was formulated tightly by the members of मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये जो इनिशिएटिव किसने लिया था? एक ऑर्गेनाइजेशन था मजदूरों का, जिसको कि क्या कहा जाता था? मजदूर किसान शक्ति संगठन। शॉर्ट में उसका एब्रीविएशन है MKSS, है ना, MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये था। तो अब इन्होंने दीज ऑर्डनरी पीपल फोर्स्ड बाय द प्रॉब्लम इन देयर लाइव्स, ये ऑर्डनरी पीपल अपने बेसिक नीड्स को लेके गवर्नमेंट के लिए गए थे कि हमारे बेसिक जो वेग्स है उसको फिक्स किया जाए। इनिशियली दे फॉट ए मिनिमम वेग्स एंड द लैंड। स्टार्टिंग में तो उन्होंने वेग अपने दैनिक भत्ते के लिए और लैंड के लिए स्ट्रगल किया। बाद में और चीज़ें ऐड हो गई थी। फिर उन्होंने क्या किया? धरना दिया, हंगर स्ट्राइक की, पीपल ने गवर्नमेंट के सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया, जैसे अभी रिसेंटली किसान कर रहे हैं। Finally, Government of Rajasthan was forced to pass Rajasthan Right to Information Act 2000. Finally, उनकी बातों को मानना पड़ा और 2000 में वो एक्ट पास हुआ। लोअर हाउस और अपर हाउस में ये बिल पास हुआ, ठीक है। 23rd मेजॉरिटी चाहिए उसकी पास होने के लिए। वो बिल पास हुआ और 2000 में लागू हो गया वो राजस्थान में, और उसके बाद ग्रेजुअली सभी स्टेट्स में लागू हो गया। आरटीआई के क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब उससे होता क्या है? सो दिस एक्ट हेल्प्स गेट राइट इन्फॉर्मेशन इन ऑल स्पेयर्स ऑफ गवर्नेंस। जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सही इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, सही, कोई हमें गुमराह नहीं कर सकता, कोई हमें उल्लू नहीं बना सकता, है ना। तो ये दिस थिंग हैज़ टू बी डन in this act. The people are allowed to obtain certain copies and documents like bill, voucher, muster rolls। और people देख सकते हैं किस टाइप के, जो एक्सपेंडर हुए बिल को है, दैनिक जो खर्चे हैं उसको देख सकते हैं, वाउचर्स को देख सकते हैं, और मस्टर रोल्स जो ईयरली एनुअल इनकम है उसको भी देख सकते हैं, डाटाज वो ले सकते हैं। द राइट टू इन्फॉर्मेशन गिव एनी सिटीजन एन अपॉर्चुनिटी टू चेक द मिसडीड्स ऑफ एनी अथॉरिटी। और राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर किसी अथॉरिटी ने उसका गलत इस्तेमाल किया पर्सन का, तो वो नहीं होगा, रिवील हो जाएगा वो। कोई हमारे साथ जालसाजी या धोखेबाजी नहीं कर सकता।
It is expected that the other government will also follow suit to become a more transparent. और ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी रहती है. ट्रांसपेरेंसी मतलब कि मान लो किसी ने 5 करोड़ गवर्नमेंट से लिए लगाने के लिए, तो एक्चुअल में अगर उसने लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, हम आरटीआई के तहत रिकॉर्ड मांगेंगे. उस रिकॉर्ड से ट्रांसपेरेंसी शो होगी कि सच में उसने 5 करोड़ लगाए हैं या उसमें उसने हेरा फेरी की है. तो ये शो हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी के लिए, गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी के लिए. ओके ये है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. आया था 2000 में, ग्रेजुअली सभी स्टेट्स में लागू हो गया. जम्मू कश्मीर में लास्ट ईयर लागू हो गया क्योंकि वो स्पेशल स्टेट था, तो इतने दिन आरटीआई नहीं लगती थी. अब उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी लग गया है. Okay, now come to the question answer. What do you mean by right to information? What is its importance? So first we have definition. Right to information means that people have right to know everything that affects their life, that directly or indirectly. That is the only definition. ये definition आपको लिखनी है. उसके बाद इसके importance क्या है? It helps the people to get right to information in all sphere of governance. हर क्षेत्र में जो right information मिलती है common people को, जिससे कि उसके साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकती. Government become more transparent in front of common people. और government more transparent होती है right RTA Act आने से. कोई common people के सामने कोई भी उसका injustice नहीं हो सकता. Next question, what is the brief account of struggle that brought that enactment of information legislation? ये जो इन्फॉर्मेशन, ये आरटीआई आया, इसके लिए स्ट्रगल कैसा था, क्या स्ट्रगल था? तो टू गेट दैट स्ट्रगल इज टू गेट सच राइट पीपल हैड टू एंगेज देमसेल्व्स इन ए लॉन्ग स्ट्रगल. लोगों को कम 3-4 साल लगे लॉन्ग स्ट्रगल. उसमें डेमोस्ट्रेशन उसमें आता है. दे हैड टू स्टेज धरना, होल्ड डेमोस्ट्रेशन, घेराव, हंगर स्ट्राइक एक्सेट्रा. और इन राजस्थान, वी आर टॉकिंग अबाउट राजस्थान. इन राजस्थान मजदूर किसान संगठन हैड स्टेज्ड धरना for minimum wages and land, and finally it continued and ultimately the government was forced to pass RTI Act in 2000. हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 2000 में पास हुआ था. Next, what do you mean by advertising? Explain the term of commercial advertisement. Commercial मतलब to gain profit. Okay, the first we have definition of advertisement, a piece of information that in a newspaper, on television, in a picture that tries to persuade people to buy something, to give information or give awareness. That is the definition of advertisement. And commercial, the activity of attracting public attention to product or business is called commercial advertising. Like milk product, ठीक है, अमूल का मिल्क आता है, सरस डेयरी का ऐड आता है हमारे टीवी चैनल पे, क्लोथिंग ब्रांड्स का ऐड आता है, टूर एंड ट्रैवलिंग एजेंसीज का ऐड आता है. ओके, ओयो हो गया, है ना, एमएमटी हो गया. दीज आर द कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. नेक्स्ट वी हैव, व्हाट स्टेप्स कैन यू सजेस्ट फॉर मेकिंग मॉस मीडिया मोर इफेक्टिव? मॉस मीडिया कैसे इफेक्टिव हो सकती है? मॉस मीडिया शुड नॉट अंडर इन्फ्लुएंस एनी पर्सन और पार्टी और गवर्नमेंट. मॉस मीडिया को किसी अंडर इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए. ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. इट शुड बी ट्रू, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट एंड नेचुरल. इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए. ओके, मीडिया शुड नॉट बी बायस्ड. मीडिया को कभी भी बायस्ड नहीं होना चाहिए, है ना. दीज आर द 3 points that we can suggest. Okay children, hope you are doing well. Do your homework with the time and send to the respective teachers so that you can gain good marks in the next exam. All the very best. Thank you children for watching.